हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों। स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपनी इस ऑनलाइन तैयारी की श्रृंखला को आज हम फिर से आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम करने जा रहे हैं अपना चैप्टर मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके ऑलरेडी हम काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं। और अभी तक हमने इन्फ्लेशन क्या होता है, मनी क्या है, मनी मेजर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस शीट और मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़े हुए जो भी आरबीआई के टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसके बारे में हमने बहुत डिटेल में देखा था। उसके बाद में हमने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में भी देख लिया था। ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। आज हम पहले देखेंगे कि किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई डिसाइड करता है और कौन इसे आरबीआई में भी डिसाइड करता है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ सिर्फ हम जीएस के सब्जेक्ट बल्कि सभी करंट अफेयर्स के इश्यूज़ और गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं उसको हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और फिर से आपका स्वागत है के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि हमने बात किया था कि सेंट्रल बैंक जो हर देश की अपनी होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि उस देश की मॉनेटरी पॉलिसी कैसी होगी। तो इसके तीन वे होते हैं, तीन स्ट्रेटजीज होती हैं, तीन रणनीतियाँ होती हैं इसको डिसाइड करने की। एक होती है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, जिसमें जब भी कोई चीज़ डिसाइड की जाती है तो उसको ये देखा जाता है कि $1 के सामने उसकी वैल्यू कितनी हो रही है। और ऐसा सब कुछ जो किया जाता है ये सिंगापुर में किया जाता है। इसमें ग्रोथ क्या है और इन्फ्लेशन क्या है, इन सब चीज़ों से एम्प्लॉयमेंट वगैरह पे फोकस नहीं होता है। बस ये देखा जाता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें $1 के सामने उनकी करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, किस तरीके से। ठीक है, इसको विनिमय दर स्थिरता कहते हैं। ये सिंगापुर जैसे देशों में फॉलो होता है। ठीक, उसके बाद होता है मल्टीपल इंडिकेटर्स। इसमें सेंट्रल बैंक जो होता है वो कई चीज़ों पे एक साथ फोकस करता है, जैसे ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और एक्सचेंज रेट स्टेबलाइज़र। और ये सारी चीज़ें मतलब इसमें कई सारे संकेतक ऐसे होते हैं जिस पर फोकस करते हुए कि इनको या तो ग्रोथ करनी है, एम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें इसमें फॉलो होती हैं। और ये मल्टीपल इंडिकेटर्स होता है। अगर हम भारत की बात करें तो 2016 तक भारत इसी को फॉलो करता था। थर्ड होता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण। मतलब इसमें एक इन्फ्लेशन का लिमिट डिसाइड कर दिया जाता है कि आपकी ये लिमिट होनी है, उसमें आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है और बाकी जो अदर फैक्टर्स हैं जैसे ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट वगैरह वो सब अपने आप उसमें आते रहेंगे। ठीक, तो इस तरीके से ये चलता है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मल्टीपल इंडिकेटर्स में सभी को कंट्रोल करने के लिए CRR, SLR जैसे टूल्स जो होते हैं वो डिसाइड होते हैं। और आपको याद होगा कि जब रघुराम राजन यहाँ पर गवर्नर थे तो उससे पहले यहाँ पर यही फॉलो होता था और हर 45 डेज़ पर इसे अपडेट किया जाता था। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी जो होती हैं आरबीआई की, उसकी जो मीटिंग वगैरह होती है उसके बाद में हर 45 डेज़ पर उसका अपडेशन होता था। जब रघुराम राजन आए तो इन्होंने कहा कि ये 45 डेज़ में आपको एग्जैक्ट पता नहीं लग सकता है कि मार्केट की कंडीशन क्या है और किस तरीके से जो आपके रेपो रेट हैं, CRR हैं, SLR हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने इस 45 के डेज़ को बढ़ाकर कर दिया 60 डेज़। इन्होंने 45 को बढ़ाकर 60 डेज़ कर दिया। उनका मॉडल जो था वो वेस्टर्न मॉडल एक तरह से था। उसके बाद में 2013-14 में रघुराम राजन ने, जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं उर्जित पटेल, हालांकि उनके बाद बने, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और इस कमेटी ने सिफारिश किया कि जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग मॉडल है उसको हमें अपनाना चाहिए, कि जिस तरीके से हम जो मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करते हैं उसमें हमारा ये टारगेट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको याद होगा उसके बाद सरकार बदल गई। हमारे मनमोहन साहब की सरकार चली गई और मोदी साहब की सरकार आ गई। तो नई सरकार जब आई तो उसने क्या कहा कि पहले तो 1-2 साल ऐसी चीज़ें चलती रही और उर्जित पटेल की कमेटी को उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी उसका अध्ययन वगैरह किया। जो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी, अभी नहीं हैं, उन्होंने इसका पूरा अध्ययन वगैरह किया और फाइनली ये इसमें क्या हुआ कि 2016 में आरबीआई एक्ट में कुछ संशोधन किया गया। आरबीआई एक्ट में कुछ संशोधन किया गया और ये कहा गया कि एक कमेटी गठित की जाएगी और वो कमेटी जो होगी वो 2 से 6% तक में इसको नियंत्रित करेगी इन्फ्लेशन को। और जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होगी वो इसी प्रकार से होगी कि हमारा इन्फ्लेशन रेट जो है वो 2 to 6% तक में बना रहे। ठीक है, और इसके लिए आरबीआई एक्ट
45ZB में संशोधन किया गया। इसके लिए किस में संशोधन किया गया? RBI एक्ट 45ZB। तो एक ये भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप याद रखिएगा। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया गया। ये एक लीगल कमेटी है, वैधानिक कमेटी है, स्टैट्यूटरी कमेटी है, ठीक है। यह कमेटी क्या करेगी? रेपो रेट, बेंचमार्क, इंटरेस्ट रेट, ये सब सारी चीज़ें ये डिसाइड करेगी। और ये जो डिसाइड करेगी, ये कमेटी जो भी डिसाइड करेगी वो मानना RBI के लिए कंपलसरी होगा। RBI को वो कंपलसरी मानना ही मानना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर इस मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी है उसमें कौन कौन रहेगा? तो इसमें कुल कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर रहेंगे। अब 6 मेंबर कौन कौन से रहेंगे? 3 गवर्नमेंट के साइड से और 3 RBI के साइड से, ठीक है। RBI साइड के 3 मेंबर और गवर्नमेंट साइड के 3 मेंबर। गवर्नमेंट साइड के 3 मेंबर जो होंगे वो इकोनॉमिक्स के फील्ड से होंगे, जिसको गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, सेलेक्ट करेगी। इनका 4 ईयर्स का टेन्योर होगा और इनका कोई फिर से नियुक्ति नहीं होगी, रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। अब RBI साइड से एक तो RBI गवर्नर होंगे ही होंगे, और वो बाय डिफ़ॉल्ट इसके मतलब जो कि RBI गवर्नर हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन इसके बन जाएंगे। दूसरा, डिप्टी गवर्नर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। आप जानते हैं कि अलग अलग डिप्टी गवर्नर की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं वो डिप्टी गवर्नर रहेंगे। और RBI का जो सेंट्रल बोर्ड है वो एक पर्सन को नॉमिनेट करेगा, वो रहेगा। और इनका जो टेन्योर होता है वो टेन्योर, इनका जो वर्किंग टेन्योर है, चाहे वो गवर्नर का चाहे डिप्टी गवर्नर का, उसके अकॉर्डिंग वो रहेगा। अगर इनका टेन्योर खत्म हो जाता है तो मेंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है। इनका ऐसा नहीं कि 4 साल वो बने ही रहेंगे। तो RBI गवर्नर और डिप्टी गवर्नर जो होंगे वो उसको सेलेक्ट कौन करता है? फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी। ये एक कमेटी है जिसको आप याद कर लीजिएगा, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा हेड होती है। ये RBI के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर को सेलेक्ट करती है, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी, शॉर्ट फॉर्म में FSR-ASC। अगर आप इसको भी याद रख लेते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, FSR-ASC, ठीक है। और गवर्नमेंट साइड के जो मेंबर्स होते हैं उनका भी सिलेक्शन किया जाता है। इनका सर्च कम सिलेक्शन कमेटी हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी, ये भी जो कि IAS होते हैं, आप जानते हैं, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये इसमें आते हैं जो इनका सिलेक्शन करते हैं, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये मीटिंग जो होती है, अब मान लीजिए 6 सदस्य हैं, 3 सदस्य आए, तो क्या मीटिंग होगी? नहीं होगी, क्योंकि मिनिमम 4 सदस्य होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। अब उसके बाद में इन्होंने जनवरी में मीटिंग कर ली और उसके बाद में इन्होंने कहा अब यार देखेंगे नवंबर में मिलेंगे, ठीक है, बहुत हो गया। तो ऐसा नहीं होगा। मिनिमम इनको लीगली 4 मीटिंग साल में करनी होंगी और एवरी 2 मंथ पे ये होगा, बाई मंथली होगा, ठीक है। बाई मंथली मिनिमम 2 महीने का गैप होगा और बाई मंथली ये मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करेंगे, ठीक। तो मिनिमम लीगली 4 मीटिंग होना है, कोरम के लिए 4 मेंबर होना है। और ये जो भी चीज़ें डिसाइड होंगी, रेपो रेट वगैरह जो मेन पॉलिसी रेट होता है, हमने देखा था, वो मेजॉरिटी से होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक ने कह दिया ये होना है तो होना है, ऐसा नहीं होगा। ये हमेशा मेजॉरिटी से ही डिसाइड होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए 6 में क्या हुआ, 3-3 में बट गए ये लोग, ठीक है, 3-3 में बट गए। पहली बार में यहाँ पर RBI का गवर्नर भी देता है, जैसे लोकसभा में ऐसा नहीं है। यहाँ पे RBI गवर्नर भी वोट देगा। लेकिन अगर ये 3-3 में बट गए तो गवर्नर का जो वोट है वो यहाँ पर क्या होगा? निर्णायक वोट होगा। वो फिर से अपना वोट देगा, इसको कास्टिंग वोट जिसको कहते हैं, और वो उसका निर्णायक वोट होगा। और मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार में उसने नहीं दिया, वो बाद में अपना निर्णायक मत देता है और पहले भी देता है। तो इस तरीके से ये मेजॉरिटी का डिसीजन ले लिया जाता है। अब मान लीजिए सरकार कहे, मोदी साहब कहें RBI गवर्नर को, भैया ये आप जो 5% का रेपो रेट रखे हो इसको घटा के 2% करो, तो ये एकदम मुँह जबानी नहीं होगा। उनको ये रिटर्न में देना होगा कि आप इतना करिए, रिटर्न में देंगे वो, तब उस पर डिसाइड होगा, ठीक है। और जैसे ये 2 to 6% का जो डिसाइड है, एक लिमिट सेट किया गया है, इसको हर 5 वर्ष पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI के अनुसार सरकार डिसाइड करेगी कि आपको इतना इन्फ्लेशन टारगेट करना होगा। जैसे इस समय हमारा 2 to 6% था, हालांकि 2020 तक के लिए ही था, अप्रैल मार्च के महीने में समाप्त हो जाना चाहिए, बट कोरोना वगैरह आगे देखिए क्या गवर्नमेंट डिसाइड करती है, कितना इन्फ्लेशन रखने का टारगेट रखती है।
और जैसे आज इन्होंने मीटिंग की, ठीक है, तो उसके 14 दिनों में इनको मिनट्स ऑफ मीटिंग को अपने वेबसाइट पर डालना होगा। ये सारी चीज़ें गुप्त नहीं रख सकते हैं कि सब चीज़ गुप्त है, एकदम हम सीक्रेट है, हम नहीं बताएंगे, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये इनको अपने 14 डेज़ पर अपने वेबसाइट पर मिनट्स ऑफ मीटिंग को डालना होगा, ठीक है। और यदि 3 क्वार्टर में कमेटी इन्फ्लेशन को टारगेट को नहीं रख पाती है, मीट कर नहीं कर पाती, सिर्फ 2 से 6% तक रखना था और लगातार 3 महीने में 7%, 8%, 9% जा रहा है, तो इसका इनको प्रॉपर रीज़न एक्सप्लेनेशन के साथ में एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी और सरकार को देना होगा। साथ ही साथ वो फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, कैसे इसको सुधार कर सकते हैं, उनको मेथड्स जो हैं वो भी सजेस्ट करने होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने सारी चीज़ें देख ली कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, कैसे होता है, कौन करता है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अगला है कि आखिर इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो इसकी लिमिटेशंस को हम देखते हैं। देखिए क्या होता है कि हाल के समय में जैसे आपने देखिए कि पिछले वर्ष जैसे आप देखिए कई बार आरबीआई अपना लोन रेपो रेट वगैरह सस्ता किए जा रहे थे कि बैंक लोन दे लोन दे लोन दे, लेकिन बैंक क्या करते हैं, लोन ही नहीं देते हैं। तो ऐसा ही जनवरी 2019 से लेके अक्टूबर 2019 तक रेपो रेट में आरबीआई ने 110 बेसिस पॉइंट की कमी की, लेकिन बैंक्स ने सिर्फ 29 पॉइंट्स का सस्ता किया लोन को। तो इस तरीके से कहें कि आरबीआई ने जो अपना पॉलिसी लाया वो बैंक्स तक तो पहुंचा, लेकिन बैंक्स ने उसके लाभ को कस्टमर तक में नहीं पहुंचने दिया। यहाँ से वो यहाँ तक में तो पहुंचा, लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं हुआ। मतलब वो जो एक्चुअल में जिसके ऊपर रिफ्लेक्ट होना है कि कस्टमर तक वो पहुँचे, कस्टमर ज़्यादा लोन ले और मार्केट की कंडीशन बेहतर हो, तो वो चीज़ नहीं हो पाता। इसके लिए बैंक अपनी अलग अलग सफाई देते हैं, ठीक है। बैंक कहते हैं कि हमारे लिए क्या कहते हैं कि हमारा एनपीए बहुत ज़्यादा है और हमारे अपने खर्च बहुत ज़्यादा हैं, हम इस तरह से नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके की कहानियाँ बताकर बैंक कई बार क्या करते हैं कि हम इसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका एक मेन लिमिटेशन यही हो जाता है कि जो बैंक्स होते हैं, जो आरबीआई के दिशा निर्देश होते हैं, उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाते हैं। और कई बार क्या होता है, फिर एनपीए का बहाना बना लेते हैं, फिर सरकार के पास पहुंच जाते हैं कि हमारे एनपीए को कंट्रोल करिए, ये करिए, वो करिए, अलग अलग कहानी होती है। फिर सरकार के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है कि भैया इनके एनपीए को हम कंट्रोल करें, तो सरकार को उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। तो कहाँ तो इनका काम था कि भैया इकॉनमी को सही करो, और सारी चीज़ें गवर्नमेंट के ऊपर उल्टा आ गई। गवर्नमेंट भी कहाँ से पैसा लाएगी, फिर गवर्नमेंट अलग इधर उधर चीज़ें घुमाती है। उसको हम आगे के लेक्चर जब करेंगे उसमें देखेंगे किस तरीके से उसमें चीज़ें होती हैं। उसके अलावा हमारे देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन सबका नहीं है। क्या सबका बैंक अकाउंट है? ये तो प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला जो अकाउंट वगैरह का स्कीम आ गया, उसके पहले अगर आप देखिए तो और कम थे। अभी तो फिर भी थोड़े बहुत हो गए, लेकिन बैंक अकाउंट कितने लोगों के पास हैं? हमारे जो ग्रामीण इलाके हैं, रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पर साहूकारों से, ज़मींदारों वगैरह से लोन ले लिए जाते हैं, साहूकारों से इस तरीके से। और उसमें क्या होता है, फिर वो उनका शोषण अलग से करते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, बैंक तक लोग पहुँचते ही नहीं हैं, बैंक तक लोग पहुँचते ही नहीं हैं। तो हमारे यहाँ फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन है ही नहीं। तो एक बड़ा फैक्टर ये भी हमारे मॉनेटरी पॉलिसी का है, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मॉनेटरी पॉलिसी का जो हमारा चैप्टर था वो क्लियर समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी डिटेल नहीं है, हमने सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। अब उससे ज़्यादा उसमें कोई भी चीज़ आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले लेक्चर से 6th पार्ट तक इसमें पूरा देखिएगा। 6th या 7th पार्ट है ये हमारा, ठीक है। आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम अपना, जैसा कि अभी आपने देखा, हम उसको शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट में फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, वित्तीय मध्यस्थ, और हम बैंकिंग को शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू।